टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आप लोग जानते हैं जब भी एक नया हफ्ता शुरू होता है, एक नया वीक शुरू होता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए दोबारा से काम पे जाना बहुत मुश्किल होता है। छुट्टियों में लोग इतने लेज़ी हो जाते हैं और आजकल मौसम ने इतनी धोखेबाजी की हुई है, रोज़ लगता है कि बारिश होगी कराची में, लेकिन बारिश नहीं होके दे रही। लेकिन उसके साथ साथ हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है। कल भी मैं बाहर निकला हुआ था तो मैं देख रहा था बहुत गहमा गहमी है शहरों में। लेकिन एक खबर कल मेरी नज़रों से गुजरी कि बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो कि मुल्क छोड़ के बाहर चले गए हैं, ख़ास तौर पे हमारी जो यूथ है और वो यूथ जो कि क्वालिफाइड यूथ थी, उनमें से तकरीबन कोई 70% के करीब पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा चुके हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास जब ब्रेनी एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे इस मुल्क में, तो फिर अच्छी पोजीशंस पे कौन लोग बैठेंगे? कौन लोग हैं जो कि आगे इन बड़ी बड़ी कंपनी को, एमएनसीज़ को या बड़ी बड़ी ये जो हुकूमती इदारे हैं इनको कौन चलाएगा? कौन है जो कि हमारी आगे की जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का उसको देखेगा? तो बहुत सारे एक आया हुआ था, एक स्टडी आई हुई थी जिसके अंदर ये था कि बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं जो कि अभी भी इसी तगदो में लगे हुए हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर चले जाए। पाकिस्तान छोड़ देना हल नहीं होगा किसी भी चीज़ का। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि किसी न किसी तरह हमारा जो लोकल एजुकेशन सिस्टम है, जो कि हमारी एक लोकल गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम चलाती है, जो हमारे नेशनल स्कूल्स हैं या नेशनल कॉलेजेस जितने भी हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा अपग्रेड अब होना चाहिए। कब तक हम पुराने निसाब पे चलते रहेंगे? कब तक हमारी जो डिग्रीज़ हैं उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं माना जाएगा? हमें बाहर जाके भी दोबारा से कोर्सेज करने पड़ेंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एनरोल करना पड़ेगा। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर लोकल यूनिवर्सिटी का एफिलिएट होना। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पर हैं और बहुत अच्छा पढ़ती हैं और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स यहीं से पढ़ के बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक जो प्रॉब्लम यह है कि वो पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे सारी ज़िंदगी जॉब की तलाश में फिरते रहते हैं, जॉब नहीं मिलती क्योंकि कोटा सिस्टम की वजह से जॉब्स बहुत सारे लोगों को और लोगों को मिल जाती हैं और जो वाकई में डिज़र्विंग लोग होते हैं उनको नहीं मिलती। लेकिन आपको अपनी होप जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। आपको पता है जब भी कभी आप जॉबलेस होते हैं तो वो नई अपॉर्चुनिटीज़ राइज करने का टाइम होता है। आप खुद अपने लिए व्हेन यू रन आउट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यू स्टार्ट क्रिएटिंग देम। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही होती तो फिर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, फिर आप सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तो आप में से वो सारे लोग जो कि इस वक्त किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है या आपको जॉब नहीं मिल रही, डिग्री आ गई और आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आजकल तो मोबाइल फ़ोन से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन मुल्क छोड़ के चले जाना मुस्तकिल इस बात का हल नहीं होता। आज का बहुत ही शानदार शो आप लोगों के लिए लाइन अप किया हुआ है। आज हमारे साथ डॉक्टर फरहाना होंगी, डॉक्टर फरहाना रहमान, जो कि बताएंगी कि बच्चे छोटे जब बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा ओवरवेट क्यों हो जाते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर फरहाना से। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। छोटे बच्चों के अंदर मोटापा एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि अरे यार माशाल्लाह बच्चा कितना हेल्दी है, ये बच्चा तो हेल्दी है, देखो कितना गोलू मोलू सा। जो बच्चा थोड़ा सा दुबला पतला एथलेटिक हो तो उसको कहते हैं अरे ये बड़ा कमज़ोर है। इसकी क्या वजह है ये आज हमें बताएंगी डॉक्टर फरहाना रहमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ
एक जनरली ये समझा जाता है कि बच्चा अगर मोटा है तो वो सेहतमंद है और बहुत लोग खुश होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, गाल खींचते हैं कि, लेकिन वो मोटापा जो है वो धीरे धीरे एडोलेसेंस की तरफ जब चलता चला जाता है तो वो बढ़ता ही रहता है उम्र के साथ साथ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए असर सबसे पहले तो ये समझे मोटापा है क्या, आप किसे कहते हैं। मोटापा एबनॉर्मल चर्बी का जमा होना या बहुत तेज़ी से चर्बी का जमा होना, उसको हम मोटापा कहेंगे। इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो बच्चे की का कद है और जो उसका वज़न है वो उसके हिसाब से है कि नहीं है, उसको सिंपल हम बीएमआई कहते हैं। अगर वो 30 से ज़्यादा है तो मोटापे की कैटेगरी में आ रहा है। ओवरवेट एक अलग चीज़ है और मोटापा एक अलग चीज़ है। ओवरवेट समझे जैसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं कि आप ख़तरे की घंटी बज चुकी है तो अब अपने आप को देख लें। इसी तरह से जब डायबिटीज़ हो जाती, इसी तरह से ओबेसिटी का हम तब कहेंगे जब वो नेगेटिव उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालना शुरू कर रहा है, तो हम उसको ओबेसिटी की तरफ कहेंगे। उसकी भी 3 ग्रेडिंग्स हैं। लेकिन देखिए इसके अगर हम कॉजेज़ के ऊपर जाएँ तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, इसमें हम वन बाय वन करके बात करेंगे। एक फैक्टर नहीं है इसमें। और सबसे मेन जो चीज़ है वो बच्चों के शुगरी आइटम्स जो आप ड्रिंक्स पीते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये वजाहत कर दें कि हम किस एज ग्रुप बच्चा आप कहाँ तक कह रही हैं, किस एज से किस एज? एडोलेसेंस से पहले पहले, अच्छा, पैदाइश से लेकर एडोलेसेंस तक का बच्चा। 13 साल से पहले तक, 13 साल से पहले, पैदाइश से 12 साल तक की उम्र के जी बच्चे। जी, इनमें बेसिकली हम इन पे बात करें क्योंकि फिर वो एडल्ट ओबेसिटी, जो ये बच्चे मोटे हैं या मोटापे का शिकार हैं तो डेफिनेटली ये कैरी ऑन करेंगे एडल्टहुड में भी, वहाँ पर भी ये मोटापे का शिकार रहेंगे अगर इस वक्त इनको प्रिवेंटिव मेजर्स ना ली गई। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, क्या ओबेसिटी की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस भी बच्चों में हो सकता है? जी बिल्कुल। जो फैट एक्यूमुलेशन है ना, फैट बहुत सारे हार्मोन्स को करने के उसमें काम आ रहा होता है। जब ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देगा और एक हार्मोन अगर डिस्टर्ब होता है तो दूसरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जब हम कहते हैं बलूगत के वक्त अगर लड़कियों का वज़न ज़्यादा हो तो जैसे पीकॉस अगर पीसीओएस का बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसमें एक मेजर फैक्टर ये है कि उस वक्त उनका वज़न वेट गेन होता है जब वो बलूगत के करीब होती हैं। उस वक्त माओं को ख़ास तौर पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि कम से कम बच्चियों का या बच्चों का भी वेट ना बढ़े, एटलीस्ट उस टाइम पर ना बढ़े। लेकिन डॉक्टर साहब कॉन्शियसली हमें कौन से एफर्ट्स करने चाहिए कि बच्चे ओबेसिटी से दूर रहें? देखिए असर पहले तो ये समझें ओबेसिटी आती कहाँ से है। उसमें मैं बहुत शॉर्ट सा बताऊंगी कि उसमें जंक फूड है। जंक फूड में मेनली शुगरी ड्रिंक्स है क्योंकि 70% जो मोटे बच्चे हैं उनमें वो यही कंज्यूम करते हैं ज़्यादा। ये लेस फिलिंग होता है और फ़ौरन ही आपको भूख लग जाती है और साथ ही आपका हाई कैलोरी इनटेक हो रहा होता है और वो कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े वक्फे से कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं और उनकी कैलोरी बढ़ रही होती है। सेकेंड इसमें यह है कि आपका लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। सारे बच्चे सारा दिन जो है वो बाहर की एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ख़त्म होगी, खेलना कूदना और सारी गेम टीवी पर हो रही है, सारा गेम टाइम स्क्रीन टाइम पे जा रहा है। सिट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों का। फिर रहा सहा टाइम पेरेंट्स का प्रेशर के पढ़ो ग्रेड्स लाओ, वो उसमें बैठ के पढ़ने में ख़त्म हो जाता है उनका, फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर। सेकंड फैमिली हैबिट्स, आपकी जो हॉबीज़ है या आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें आपका सोशल क्लास, आपकी फैमिली, आपका स्कूल सब बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी फैमिली में ईटिंग हैबिट्स इस तरह की हैं जो हेल्दी नहीं है, ऑटोमेटिकली बच्चा उसको अडॉप्ट करता है। पेरेंट्स अगर ओबीस हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा भी ओबीस होगा क्योंकि इवेंचुअली वो फैमिली हैबिट्स और ईटिंग हैबिट्स के साथ जाता है। लैक ऑफ स्लीप, शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, उससे आपकी डाइजेशन नहीं हो रही, जल्दी भूख लग रही है, ज़्यादा आप खा रहे हैं, ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कैलोरीज को। अब इंटरमीडिएट बीच में सारे बच्चे जो स्नैकिंग करते हैं, खाना तो खा लिया, चलो वो पेरेंट्स के जोर पे हेल्दी खा लिया, पैकेट फूड्स खाते हाँ लेकिन वो स्नैकिंग कर रहे हैं तो उससे उनकी कैलोरीज बढ़ रही हैं। और इसके अलावा स्किपिंग ब्रेकफास्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फ़ौरन आपको एनर्जी चाहिए होती है, आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, फिर बाय द टाइम यू रीच स्कूल और उसमें जाके आप फिर फजूली चीज़ें खाते हैं और वो आपको सारा ऐसा लेकिन डॉक्टर साहब हम लोग ना बहुत ही हमारी जो सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि अब वो अगर कोई माँ बाप अगर थोड़े से ओवरवेट हैं तो कहेंगे भाई हमारी तो फैमिली का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तो अच्छा बच्चा भी इसी स्ट्रक्चर का है और माशाल्लाह देखें इतना खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि जब आप ओवरवेट होते हैं तो फिर यू आर प्रोन टू मोर डिजीजेस एज वेल। जी बिल्कुल, फिर आपको ज़्यादा बीमारियां लगने का खदशा होता बहुत है ज़्यादा, क्योंकि जैसे देखिए हम बड़ों में बात करते हैं ना, ओबेसिटी लीड्स टू आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फिर उसके साथ स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया, उसके साथ जॉइंट्स इश्यूज स्टार्ट हो गए, फिर उसके बाद स्लीप एपनिया एक जिसमें आपका ऑक्सीजन रात को आपको खराटों की बीमारी जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो विच इंक्रीज टू हार्ट अटैक ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में भी वही हैं। ये आप समझ लें कि ये बहुत पहले स्टार्ट हो गई ये चीज़, जो आप सोचते हैं कि कोई बड़ा आदमी मोटा होगा तो उसको प्रॉब्लम्स होगी, बच्चों में ये बचपन से ये चीज़ शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब कि यही वजह होती है कि हम ये सुनते हैं कि 22 साल में 21 साल में हार्ट अटैक हो गया
और ये आप प्रॉब्लम ये हो देखिए गई। असफर, अब तो छोटे मतलब जो टीनेजर्स हैं उनमें हाइपरटेंशन के केसेस आ रहे हैं, जो हमने कभी छोटे बच्चों का तो कोई बीपी भी नहीं बट रहता। डॉक्टर साहब, बच्चों में हाइपरटेंशन की वजह क्या होगी? मेन तो एक सेकेंडरी कॉजेज भी बढ़ गई हैं, लेकिन मेन जो है ये मोटापा और इनएक्टिव लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जो एक बच्चे को कम से कम 60 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी डेली करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। वो यहाँ तो 2 मिनट की नहीं होती। 2 मिनट की भी अब मुश्किल ही होती है। वक्त हो जाता है खवातीन होता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके उसका जवाब जान सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर फरहाना रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड ओबेसिटी पे, यानी बच्चों में मोटापा क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत होती हैं। डॉक्टर साहब, पोस्ट बर्थ की भी कोई वजूहत होती है, पैदाइश के बाद? पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद। पैदाइश से पहले का जो फैक्टर है कि अगर माँ का हमल से पहले का वज़न ज़्यादा है तो चांसेस हैं कि बच्चे में मोटापे के होने के। और इसके अलावा अगर जो है वो बच्चे का अपना पैदाइशी वज़न बहुत ज़्यादा है तो भी चांसेस हैं। और अगर जो नौमौलूदगी का जो पहला 1 महीना होता है उसमें अगर बच्चा बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ता है तो भी हो जाना चाहिए कि ये वज़न इसका आगे जाके मोटापे का शिकार हो सकता है। स्मोकिंग मदर्स की अगर है तो उसमें होते तो बच्चे कमज़ोर पैदा है, लेकिन उनमें टेंडेंसी होती है कि वो लेटर एडल्ट लाइफ में मोटापे का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, उसमें ये रिवर्स फिनोमेना देखा गया है। कुछ रिसर्च थी जिसमें उन्होंने ये फैक्टर देखा था, नोट किया था कि बच्चे वो मोटापे का शिकार एडल्टहुड में जाके, लेकिन वो चाइल्डहुड ओबेसिटी में नहीं होंगे, तो जब एडोलसेंस की तरफ जाते हैं तो फिर वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी करंटली पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है चाइल्ड ओबेसिटी को लेकर? वैसे असर इसमें जो है वो 40% पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, 40% जो हमारी चाइल्ड पॉपुलेशन है वो या तो ओवरवेट है या ओबीस है। यानी जो ओवरवेट है वो भी ख़तरे के निशान पर हैं, उनको भी देखना चाहिए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर जैसे हम कहते हैं जंक फूड और खाना ज़्यादा नहीं है, मोटे बच्चे अच्छे नहीं, तो पेरेंट्स को फिर ये होगा कि शायद खाना पीना बंद कर दे बच्चों का। नहीं, उनकी न्यूट्रिशन और हेल्दी डाइट उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रोइंग एज है। आप ऐसा ना करें कि उनको सारी चीज़ों से रोक देंगे जी बच्चा मोटा हो रहा है, स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर चले जाए और उसकी बेसिक जो न्यूट्रिशन जो उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा चाहिए वो मिस आउट ना हो जाए। तो इसकी प्रिवेंशन के 4 बेसिक असूल हैं कि सबसे पहली जो बेसिक है लाइफस्टाइल चेंज। उसमें आप सबसे पहले करें कि चूज़ करें हेल्दी डाइट, अवॉइड करें अनहेल्दी डाइट को जो नॉट डॉक्टर साहब, बच्चों को लेके हेल्दी डाइट क्या होगी? देखिए, जिस बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक तो बैलेंस डाइट चाहिए, उनको सब चीज़ों की ज़रूरत है। पोर्शंस आप उसमें देख लेंगे कि किसका ज़्यादा, जारी बात है फैट को उसमें आप कम रखेंगे, लेकिन बच्चों को चाहिए, आप कट ऑफ नहीं कर सकते बच्चों से। अब जो मेन चीज़ उसमें से निकालने वाली है वो शुगरी आइटम्स और जंक फूड है और प्रोसेस्ड फूड है। आप ग्रेन्स की तरफ जाएँ, वेजिटेबल्स की तरफ जाएँ, फ्रूट्स की तरफ जाएँ, विटामिन्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए बच्चों को जो है वो अपना सारा उसका वाटर का बैलेंस भी चाहिए। आप बहुत डिहाइड्रेटेड रखें बच्चा, वो भी उसके लिए ठीक नहीं है, उसको किडनी इश्यूज़ हो सकते हैं और दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसकी जो ये पेरेंट्स का मेन रोल है इसमें कि वो अपने डाइट प्लान को कैसे सेट करते हैं। घर में जो ट्रेंड होता है ना, बच्चा ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करता है। जिन घरों में हेल्दी डाइट एक रूटीन का हिस्सा होती है, उन बच्चों को सोचना नहीं पड़ता कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर रहे होते हैं। सोचने की वहाँ ज़रूरत है जहाँ पे जो डाइट पैटर्न है वो डिफरेंट है, या जो हॉबीज़ इस तरह की हैं कि उसमें खाने का हमारे एक और बहुत बड़ा मसला ये कि रिवॉर्ड सिस्टम को खाने से रिलेट किया जाता है। कुछ भी अच्छा किया, कुछ कैंडी दे तुम्हें दी, ये दिलाएंगे, हाँ, कुछ भी अच्छा किया तो खाना खाने बाहर चलते हैं। तो ये जो बच्चों में ये ट्रेंड डेवलप हो जाता है, वो समझते हैं कि ये कोई बहुत अच्छा काम है। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात सच से बताइएगा, आप आपको ऐसा लगता है कि बच्चों में चाइल्ड ओबेसिटी की वजह हमारे आजकल की माओं की नाअहली है? असफर देखिए, मैं माओ को नहीं ब्लेम करूँगी, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज है, अवेयरनेस नहीं है। मुझे इस शो पे इसीलिए अच्छा लगता है कि इट्स वन ऑफ दोज के अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि बहुत कम ऐसा होता है कि जो मेन चीज़ है उस पर फोकस नहीं है, क्योंकि ये हमारी जनरेशन जब आगे जाएगी, अगर ये नहीं सही है तो फिर हम किस पे अपना फ्यूचर डिपेंड कर रहे हैं और बेस कर रहे हैं कि हमारा कल अच्छा होगा, आज अच्छा नहीं है या पास्ट अच्छा नहीं है, तो फ्यूचर भी तो हम अच्छा नहीं बना रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, हर चीज़ की एक दवाई मौजूद होती है, क्या ओबेसिटी की भी कोई दवाई मौजूद है? जो 12 साल, हाँ जी, एक है, एक टैबलेट है और उसमें जो है वो 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे ले सकते हैं। और जैसे बड़ों में टैबलेट और उसके बाद सर्जरी है, इसी तरह से बच्चों का भी पैटर्न यही है कि अगर सर्जरी? सर्जरी किस चीज़ की सर्जरी? उसमें वो स्टमक को आधा कर देते हैं कि ताकि कम खाएं और
फुल हो जाए फ़ौरन, इस तरह का। मेन जो चीज़ है ना, उसके बाद भी ज़रूरत है बिहेवियरल चेंजेस की। अगर आपका बिहेवियर पैटर्न सेट कर दिया जाए और लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाए और आपकी चॉइसेस आपको समझा दी जाए, तो काफ़ी उससे बेहतर हो जाएगा। स्कूल इसमें ये रोल प्ले कर सकते हैं कि हेल्दी और अनहेल्दी फूड का डे, जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जंक फूड, स्वीटनर सब बताते हैं बच्चों को, इट्स गुड बट इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और ठीक है, कभी के लिए ठीक है, टू मच कंजम्पशन, ये नहीं कि बच्चों को कभी कुछ भी नहीं देना, देना है, लेकिन लिमिट्स, पोर्शंस, लिमिट्स, कैलकुलेशंस कि क्या चीज़ आपने ज़्यादा लेनी है, क्या चीज़ कम, और कभी कभी सम टाइम। तो ये इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और इसमें पेरेंट्स सबसे ज़्यादा अपनी चॉइसेस को और बच्चों को, और मेन जो चीज़ है वो इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो बच्चों की एक्टिविटी खेलकूद में लगाए रखें। खेलकूद बच्चों के हिसाब से, खेलकूद वो टीवी वाला खेल नहीं है, इट्स फिजिकल, जिसमें बच्चे जंपिंग करें, क्योंकि हाइट भी बच्चों की आपने देखा होगा कि बहुत शॉर्ट आ रही है। इसकी वजह ये कि बच्चे घरों में ही बैठे रहते हैं, धूप नहीं ले रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, लटकते नहीं है, भागते नहीं, दौड़ते नहीं है, तो वो एक बूस्ट नहीं मिलता बॉडी को ग्रो करने के लिए। फैट अकोमुलेशन ज़्यादा हो रही है, प्रोटीन नहीं अकोमुलेट है, मसल मास नहीं बन रहा बच्चों का, फैट ज़्यादा जमा हो रहा है। और उसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, एक बात ये भी है कि अगर आप अपने बच्चों की बैलेंस डाइट नहीं रखेंगे, बच्चे ओबेसिटी का, मोटापे का शिकार होंगे। वो मोटापा जो होता है वो बच्चों को साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट करता है। लोग मतलब आपको पता है, जो बच्चे होते हैं उनको सोशल एथिक्स तो पता होते नहीं इतने ज़्यादा, मजाक उड़ाते हैं बच्चों का कि तुम तो मोटे हो। फिर वो बच्चे अपनी शर्म को छुपाने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने से पीछे हटते हैं। अभी हम डॉक्टर साहब से यही बात कर रहे थे ब्रेक पे भी कि बच्चे फिर एक स्टेप बैक कर जाते हैं। फिर करते 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 यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये साइकोलॉजिकल अमराज में मुब्तला होते हैं, ज़हनी अमराज में मुब्तला होते हैं कि भाई मैं तो मोटा हूँ, मैं तो एक सोशली एक्सेप्टेड नहीं हूँगा। और इसकी बहुत सारी वजह हम माँ बाप भी होते हैं, और हमें बहुत कॉन्शियसली अपने बच्चों की डाइट को प्लान करना चाहिए। और अगर आप थोड़े से लॉस्ट हो कि भाई बच्चों को क्या खिलाएं या क्या प्लान करें, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको प्लान बना के देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है, यानी अगर कोई भी जुर्म के इंसाफ का आज आलमी दिन है, और आज ये दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। आज आपकी मुलाकात हम एक बड़ी ज़बरदस्त लॉयर से कराएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दो इतनी ज़बरदस्त ख़वातीन मौजूद हैं जो कि हमारे शो का बड़ा इंटेग्रल हिस्सा हैं, और आज हम उनसे पूछते हैं कि वो ज़िंदगी में लोगों के साथ और अपने साथ कितना इंसाफ करती हैं। हमारे साथ हैं हिना अनीस और शेफ नौरीन। इतनी खामोशी ब्रेक में, ये दोनों इस तरह बात करी थी जैसे पता नहीं कोई बिछड़ी हुई दो बहनें मिल गई हो, और इतना ऊंचा, और एकदम से उसके बाद ये नया रूप। नहीं, हमने कहा कि एक्चुअली आपको मौका दिया जाए हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे जो आपने 5 मिनट दिए बोलने के लिए, बहुत शुक्रिया। कैसी है नौरीन आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कभी आपको लगता है कि जिंदगी में आपने किसी के साथ नाइंसाफी की या अपने साथ नाइंसाफी की? मैं पूछ नहीं रहा कि क्या या क्यों, लेकिन कभी ऐसा आपको लगा हाँ, क्या? बिल्कुल कभी ऐसा होता है अपने साथ। अपने साथ हुआ है, लेकिन किसी के साथ अल्लाह ना करे मैं कभी नाइंसाफी करूं, नेवर कैन इवन थिंक ऑफ दैट दिस। लेकिन अपने साथ कहते हैं मी टाइम नहीं मिलता, वो नाइंसाफी हो जाती है थोड़ी बहुत अपने साथ, लेकिन ये कि दूसरों के साथ कभी भी नहीं गई, मैं तो सोच भी नहीं सकती, नेवर। दिल नहीं मानता ना, असफर दिल नहीं लेकिन फिर मानता। इस चीज को आपने फिक्स किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मैंने फिर अपने आप को टाइम देना आपने शुरू किया? हाँ, अब तो मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया, ऑफ कोर्स। अब तो मैं अपना मी टाइम भी कर रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ अपने आप को, लेकिन अब इतना मी टाइम करिए कि हमें टाइम नहीं देते। ये हम इंतजार में गलत हो गया। बैठे रहते हैं, और वेकेशन शुरू। वेकेशन खत्म नहीं हो रही है ना। आप मुझे बताएं, जी, आज जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है, आपको लगता है कि आपने हमेशा हर रिश्ते के साथ या अपने साथ जो आपका ज़ाती रिश्ता है, आप हमेशा जस्टिस आपने किया है, इंसाफ किया है? अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी अनजस्टिस कर जाते हैं, और जिसका एहसास शायद उस वक्त नहीं होता, कुछ अरसे बाद होता है, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद होता है, तो अनइंटेंशनली हो जाता है। रिश्तों के साथ अनजस्टिस अपने साथ तो होता ही होता है। जैसे अभी नौरीन ने कहा ना कि मी टाइम नहीं दे पाते, कभी कभार हम इतने पैशनेट हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपनी ड्रीम्स को लेके, गोल्स को लेके, कि वो कहते हैं बस कुछ भी हो जाए ये करना है।
तो अगर ये पॉइंट अच्छा भी है लेकिन इसमें अनजस्टिफिकेशन हो जाती है, खुद के साथ भी, दूसरों के साथ, फैमिली के साथ भी, फिर एहसास होता है तो उसको कहीं ना कहीं फिक्स करने की Mend कोशिश करती है। करते हैं, बिल्कुल हाँ, करते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है ये एक ह्यूमन नेचर है। जब इनफैक्ट जब आप बड़े हो रहे होते हैं, व्हेन यू आर ग्रोइंग, तो ऑफ कोर्स आपके ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, उनको मुकम्मल करने के लिए आप सेल्फिश भी हो जाते हैं। और वो थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ भी है कि चलो ठीक है ऐसा होता है। लेकिन आप मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी ज़्यादती की इन लाइफ। उनको ज़्यादा वक्त नहीं दिया, फॉर ग्रांटेड बहुत लिया, अपनी मर्जी से ट्रैवल करता रहा, यहाँ नहीं था वहाँ नहीं था, कहीं चला गया आ गया। यू नो मुझे लगता है कि हम पेरेंट्स के साथ करते हैं थोड़ी बहुत। हो जाता है। इनफैक्ट अब क्योंकि बीइंग अ वुमन, बीइंग अ लेडी, नाउ आई हैव ग्रोन अप किड्स, लेकिन मुझे अब लगता है कि जब मैं काम की तरफ बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ फोकस, तो लगता है कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जस्टिफाई सही तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसको फिक्स करने की, क्विक फिक्स करने की कोशिश करती हूँ, कुछ भी ऐसे इंसेंटिव्स करती हूँ, उन्हें क्वालिटी टाइम देती हूँ कि जहाँ से वो चीज़ें बैलेंस हो जाएं। बट हो जाता है, ये सबके साथ होता है। सबके साथ सबके होता साथ है। होता है। ज़बरदस्त। चले जी, है ना, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं सन बर्न के बारे में, क्योंकि हम ये जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 मंथ्स ऐसे होते हैं कि सन बड़ा हाई टेम्परेचर पर होता है। इसमें होता क्या है कि स्कूल्स की ऑफ होती हैं, तो सब लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, और बच्चे सारा वक्त बाहर खेल रहे हैं। इनफैक्ट बड़े भी उनके साथ पिकनिक पे ही जा रहे होते हैं, तो सन टैन बहुत हो जाती है स्किन, और बर्न भी हो जाती है। अच्छा, ये होती विंटर में भी है, लेकिन हम सिर्फ समर को इसलिए ज़्यादा क्लेम कर रहे होते हैं क्योंकि समर में हम डे टाइम में बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं, और वो डायरेक्ट हीट भी लग रही होती है, तो हीट स्ट्रोक्स तो आते ही आते हैं, बट स्किन डैमेज हो रही होती है, बर्न हो जाती है। आप ये देखें, कहीं भी बीच से आए तो स्किन झुलसी झुलसी सी है, कलर डार्क हो रहा है। बच्चे क्रिकेट फुटबॉल बाहर खेल रहे हैं, जब घर में आ रहे हैं तो पूरे टैन हुए हुए हैं। औरतें बाहर निकल रही हैं, शॉपिंग पे जा रही हैं, वापस आ रही हैं, पूरी पिगमेंटेशन हो रही है, ये अनइवन टोन, स्किन टोन हो रही है। तो उसको डील करने के लिए मैं 2 से 3 ऐसी रेमेडीज़ बता रही हूँ, स्टेप वाइज बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। अच्छा, इस पर सबसे पहले तो मैं फिर वही बात करूँगी कि आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। देखिए, जो एंटी एजिंग और जो सन बर्न से प्रोटेक्टेड आपको रखने वाले फूड भी होते हैं, जिसमें पपाया, जिसमें ग्रेप फ्रूट, जिसमें अनार, और जिसमें मैंगो भी शामिल है। इसमें नेचुरल ग्लूटाथायोन बहुत हद तक मौजूद होता है, इसमें खजूर शामिल है। तो ये तमाम चीज़ें आपने रोज़ अपनी डाइट में लेनी है। खीरे का जूस लेना है, रोज़ पीना है, आधा कप खीरे का जूस, रोज़ 1 कप पपाया खाना है, रोज़ ग्रेप फ्रूट, पूरा साल मिलता है तो आपने वो खाना है। ये चीज़ें अंदर से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगी, आपकी स्किन को मजबूत करेंगी, तो ये करना है। अच्छा, इसके साथ जब भी घर से निकलें, ये है कच्चा दूध। मैं बता रही हूँ होममेड सन ब्लॉक, एक ऐसा वाटर बेस होगा कि फ़ौरन से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और आपने धूप में निकलने से आधा घंटा पहले इसको स्किन पे, हाथ पे, गर्दन पर, चेहरे पे लगा लेना है। ठीक है, कच्चा दूध ले रही हूँ 2 टेबल स्पून, बड़े आसानी से मिल जाता है। ये टेट्रा पैक नहीं है, ये जो खुला दूध मिलता है वो है। ठीक है, इसके साथ मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून लेमन जूस, और थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स लूँगी एलोवेरा जेल के। इन सबको मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद कॉटन बॉल लेनी है, टिश्यू पेपर लेना है, कुछ भी लेना है, और इससे हाथ पे ऐसे हल्के हल्के, हाथ पे, गर्दन पे, चेहरे पे लगा लेना है कि ये एब्जॉर्ब हो जाए। ये जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये थिन सी फिल्म बना देगा आपकी स्किन पे, ये सन से आपको प्रोटेक्ट करेगा। एक स्टेप नंबर 1 तो ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि अब जब हम सन में चले गए हैं और हमने इसके ऊपर, अच्छा इसके ऊपर भी सनस्क्रीन लगा लीजिएगा, क्योंकि इतना हैवी टेम्परेचर है कि प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। अब क्या करना है, धूप में हम चले गए, अब जब भी वहाँ पे हीट महसूस हो रही है, बहुत चुभन हो रही है, कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली स्वेटिंग हो रही है, तो अपने साथ एलोवेरा जेल को साथ में रखना है। एलोवेरा जेल बच्चों को जहाँ कोई चोट लगे, सन से चुभन शुरू, एलोवेरा जेल हल्की हल्की टैप कर देनी है उसके ऊपर, तो ये सन से एक लेयर प्रोटेक्टेड आपकी रहेगी। स्टेप नंबर 3 क्या करना है, अब वापस आ गए घर पे, फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद आपने 1/2 टीस्पून आपने हल्दी ले लेनी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपने 1 टीस्पून आपने टोमेटो का जूस ले लेना है, ठीक है। 1 टीस्पून आपने योगर्ट ले लेना है। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिलाना है। ये एक थिक सा पेस्ट बन गया। ये स्किन रेमेडी है कि स्किन बर्न तो हुई है, ऑब्वियसली पानी में खेल रहे हैं, स्विमिंग करने जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, कहीं भी आउटिंग पे जा रहे हैं, तो स्किन तो बर्न होनी है, और पूरी फैमिली की हो जाती है। तो ये बहुत आसान सा ये एक पेस्ट बन गया। अब इस पेस्ट को आपने अपने एक्सपोज्ड एरिया पे लगाना है।
अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे, नेक पे लगा के 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो ये हो गया कि आपकी स्किन की पूरी रेमेडी हो गई है कि पहले आपने प्रोटेक्ट किया सन से अपने आप को, फिर आप बाहर गए, आउटडोर गए, आपको जलन चुभन महसूस हो रही है, आपने हल्का हल्का एलोवेरा जेल को टैप कर लिया और इन द एंड आपने रोज़ इवनिंग में ये एक मास्क ज़रूर लगाना है, डेली लगाना है। ये पूरे समर वेदर में आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, जो सन टैन हुआ होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, पिगमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता लाइटन होती जाएगी, स्किन वन टोन की हो जाएगी और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। इनफैक्ट जो कुछ ना कुछ इसमें इचिंग के साथ बर्निंग शुरू हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, टर्मरिक वो स्किन की एलर्जी को भी ठीक कर देगा। तो ये बहुत इफेक्टिव है ना। वैसे हल्दी वाला दूध कहते हैं कि जब आप बीमार हो तब पीना चाहिए, बहुत अच्छी और बात। कुछ लोग हैं जो कि रेगुलरली पीते ही रहते हैं। देखिए हल्दी इम्यूनिटी आपको देती है ना इनसाइड। इफ यू आर स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड तो यू कैन फाइट फ्रॉम ऑल सीजन्स, डिजीजेस, इन्फेक्शंस एंड वायरल। तो ये हल्दी अगर रोज़ हम 1 टीस्पून वार्म मिल्क क्यों कहते हैं? क्योंकि हल्दी फैट सॉल्यूबल है, फैट के साथ हमारी बॉडी में जाकर सॉल्यूबल होती है। तो वार्म मिल्क 1 कप, हल्दी 1 टीस्पून और 1 चुटकी आपने उसमें ब्लैक पेपर डालनी है। अगर ब्लैक पेपर नहीं डालेंगे तो हल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, वो उसका वो बेनिफिट नहीं आएगा। और यही काम हल्दी टॉपिकल स्किन पे भी करती है कि हल्दी को जब भी स्किन पे यूज़ करें, दही के साथ यूज़ करें, दूध के साथ मिला के यूज़ करें, एलोवेरा के विटामिन ई का ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल दें, तो कोई भी ऐसी फैट बेस्ड चीज़ के साथ हल्दी को मिक्स करें और फिर स्किन पे लगाएं। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, आज भी कुछ दुल्हनें वगैरह यूज़ करती हैं हल्दी को चंदन के ऑयल में डाल के मसाज हल्दी करती चंदन हैं। उपटन, हल्दी चंदन उपटन। हल्दी चंदन उपटन। आप मुझे बता रही थी उस दिन। मैं बता रही थी। हाँ, आप ही बता रही थी। हाँ शायद नहीं बता रही हूँ। भूल जाती हैं आप। हल्दी चंदन उपटन और रोज- संदल रोज पाउडर वाटर, हाँ। रोज वाटर में मिला के आप इसको लगा लें तो बहुत बेनिफिट है। ये भी हल्दी ली आपने 1 टीस्पून, ये सब हम वज़न ले लिया, 1 टीस्पून हल्दी ली, 1 टीस्पून सैंडलवुड पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून चंदन ले लिया और उसको 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर में घोला और आपने अपने फेस पे रोज़ मसाज किया। आप देखें आपका कलर निखरने शुरू हो जाएगा। अच्छा। ये ग्लोइंग वाइटनिंग तो मैं इतना प्रमोट नहीं करती, लोग बड़ा वाइटनिंग करते हैं। आई थिंक आपको जो स्किन नेचुरल टोन अच्छी होनी टोन है वो चाहिए, अच्छी जरा जो पिगमेंटेशन है वो कंट्रोल हो जाए, आपकी स्किन टोन हेल्दी होगी तो आप अच्छे लगेंगे, चाहे आप सांवले हो, सफेद, या मैं गोरे कहती हो। हूँ कोई भी कॉम्प्लेक्शन होता है ना, आप उसको टोन रखे, अपना फ्रेश रखे तो हर कॉम्प्लेक्शन। ऐसे। लोग गोरों की तरफ बहुत आते पता हैं। नहीं क्यों मैं ये आप कहती हूँ। खुद गोरी है ना इसलिए कह रही है। नहीं नहीं खुद आपका कम्प्लेक्शन माशाल्लाह इतना जबरदस्त है। असल में गोरे चिट्टे या काले की बात नहीं होती, लेकिन देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्शन अल्लाह की तरफ से होता है ना, आप बेशक। उसको खुद टोन बिल्कुल रखें, ऐसा ही। आप अपना फ्रेश रखें तो वो भी कलर अच्छा ही लगेगा। आपकी जेनेटिक्स आपकी कलर स्किन टोन को बनाती हैं ना। अब हर किसी की जेनेटिक्स डिफरेंट होती हैं। मेरे पास पता है इस पर ऐसे ऐसे केसेस आते हैं क्लिनिक में कि मेरी दोस्त का बच्चा देखें कितना गोरा है, मेरा काला है। मेरी दोस्त इतनी तो कोई गोरी है, हम दोनों तो एक ही उम्र के हैं, एक ही साथ बड़े। आपकी दोस्त एक अलग घर अलग ख़ानदान से हैं, आप एक अलग घर अलग ख़ानदान से। यही बात आपकी डाइट में भी आ जाती और है। है ना क्या ये खवातीन बच्चों के सामने ही बातें करती हैं? बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं। सुनिए, ये तो कितने उनकी ज़हनी सेहत तबाह करने वाली बात है। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि अगर पेरेंट्स को कोई भी बात करनी हो ना, अपने फ्रेंड से भी शेयर करनी हो, डॉक्टर से शेयर करनी हो, साइकोलॉजिस्ट से शेयर करनी हो, अलहदा शेयर करें, बच्चों के सामने ना करें। वो वक्त इतना बुरा होता है कि आप अपने ही बच्चे की जो बुराइयां आपको लग रही होती हैं वो एक्चुअली बुराइयां बच्चे नहीं ना होती हैं। कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। Of course, और मुझे लगता है बच्चों को बहुत जल्दी आप कॉन्शियस कर देते बहुत हैं। ज़्यादा। जो बच्चे ये सोचे समझे बगैर कि दूसरा बच्चा जब देखते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि वो किस कास्ट, क्रीड, बैकग्राउंड का है। Exactly उनको सिर्फ ऐसे ही। खेलना होता है और दोस्ती करनी होती है, और हम उनके दिमाग में उनके सामने बोल रहे हो इसका कद बड़ा नहीं हो रहा, ये काला हो रहा है, ये मोटा है, ये दुबला है, उसको देखो वो ऐसा है, इसको देखो ये ऐसा Active नहीं है, सुस्त ये है, ऐसे नहीं ये होना है। चाहिए। हर कोई आप अपने आप को पहले देखें, ये आप ही का बच्चा है। मैं तो कहती हूँ आई एम सो सॉरी, लेकिन इस चीज़ को समझें कि ये इस वक्त बच्चों की ह्यूमिलेशन हो रही है। फ्रेंड्स में आपस में बैठ के आप उनको कंपटीशन दे रहे हैं तो बच्चे फिर घर से निकलना छोड़ देंगे। आपके बच्चे एक मेंटल ट्रॉमा में चले और जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले भी हम यही बातें कर रहे थे कि बच्चों को जितना ज़्यादा आप कॉन्शियस करते हैं उनकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर, वो उतने ज़्यादा कॉन्शियस होकर एक स्टेप बैक कर लेते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स कोई नहीं चाहता कि उसका मजाक उड़ा जाए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हिना अनीस और शेफ तौरीन हमारे साथ मौजूद है। मिलता है आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवतीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हम लोग अभी ब्रेक में भी बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन कर रहे थे शेफ़ नौरीन से, हिना अनीस से, कि हम लोग अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और हम उन्हें कुछ भी कह देते हैं और समय लगता है कि अरे बच्चे हैं ये तो भूल जाएंगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो बच्चे नहीं होते, वो आप एक्चुअली एक बीज बो रहे होते हैं जिसका बहुत दिनों के बाद इस एज में बिल्कुल ऐसा है। और आजकल के बच्चे, स्पेशली इस जनरेशन के बच्चे, बहुत सेंसिटिव हैं। और जितने सेंसिटिव हैं ना, असफर उतने ही इंटेलिजेंट भी हैं। हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये 2-3 सब्जेक्ट्स होते थे, हमने सेलेक्ट कर लिए, बट डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, या बस इतना बनना है। इस वक्त के बच्चों के पास थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स ओपन है। तो आपका बच्चा अगर टॉप नहीं कर रहा है इंग्लिश में या मैथ्स में, तो मे बी वो किसी और फील्ड के लिए बना हो, उसके माइंड में कुछ और क्रिएटिविटी चल रही हो, उसको एक्सप्लोर करने दें अपने आप को, उसको आइडेंटिफाई तो करें, उसको बूस्ट करें। ना कि आपने देख लिया रिपोर्ट कार्ड में ज़ीरो है चले जाओ। नो, ये नहीं है, ये रियलिटी है। भेड़ चाल से हमें थोड़ा सा हटना चाहिए। जिस तरह इफ आई टॉक अबाउट माय फैमिली, मेरे सारे भाई जो हैं दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मैं नहीं। और फॉर एक काफ़ी अरसे तक मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा, आई एम द ऑड वन आउट, मैं क्या करूँगा। लेकिन मेरी अपनी एक कॉलिंग, सबकी अपनी एक डेस्टिनी, एक कॉलिंग होती है। आई थिंक पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। ये ना मुझे एक बात बताएं, क्या हम अपनी ये जो डाइट लोग करते हैं, जो कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं अपने बारे में, वो ये चीज़ जेनेटिकली भी बच्चों में जाती है? अगर कॉन्शियस है माँ, मतलब उसकी नेचर में है कॉन्शियस रहना अपने लुक्स के बारे में, तो क्या बच्चा उसका वैसे ही होगा? अच्छा होता है, क्योंकि इस चीज़ का ना आपके ना होलिस्टिक अप्रोच पे बड़ा असर आ रहा होता है। क्योंकि बच्चा जब देखता है ना कि भाई मेरी अम्मा इस चीज़ को बड़ी पर्टिकुलरली देख रही हैं, कलर्स को, अपने बॉडी वेट को, अपने घर के खाने को, हर चीज़ को, तो बच्चों में वो इथिक्स कहीं ना कहीं आ जाती और लेटर ऑन एजेस में आपको नज़र आएंगी वो। मैं अपने ही केस में बताऊं कि जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, शायद वो जब छोटा था तो उस वक्त इतना ज़्यादा उसकी अप्रोच नहीं थी टुवर्ड्स हेल्दी फूड और प्रॉपर स्लीप पैटर्न, लेकिन इस वक्त ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, बट वो मुझसे ज़्यादा अच्छी बात कर सकता है, मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहा है। वो कभी बात भी कर रहा होता है तो मुझे कहता है, ओ डू यू नो hyaluronic acid, फर्स्ट आई पुट दिस देन आई क्लेंज इट। सो अगर पापा बीच में आ भी जाएंगे ना, तो वो अपने पापा से कहेगा, ओह यू डोंट नो। फिर उसके पापा उससे कहेंगे, इतने पतले हो रहे हो, कुछ खाते नहीं हो। ओ पापा रिसेंटली आई जस्ट स्टार्टेड माई कार्डियो। और जब हम कार्डियो करते हैं तो फेस ऐसा हो जाता है, टॉक टू मम्मा, मुझसे नहीं पूछें। तो ऐसा बच्चों में ये चीज़ें आ जाती हैं। मुझे लगता है, मैं कहती हूँ अच्छा कोई आर्टिकल लिख के दे दो मुझे, मामा आई एम नॉट फ्री, आई नो एवरीथिंग बट आई कैन नॉट। वो ऐसा हो गया है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आती हैं चीज़ें। लेकिन है ना, चूंकि आप बहुत सारे पेशेंट से रोज़ाना डील कर रही होती हैं, आपको लगता नहीं कि 2023 में भी आके अपने रंग को लेके कॉन्शियस होना, अपने बच्चों के रंग को लेके कॉन्शियस होना एक सही बात है? बहुत गलत बात है। देखें ये 2023 और हमने तो अब आगे जाना है। आप ये देखें वेस्ट में जो ब्लैक स्किन है वो कितनी पसंद की जाती है। कोई भी उनके फीचर्स, उनके बाल कर्ली हैं, लिप बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, वो हर चीज़ को कैरी करते हैं, स्टाइल है उनका वो। आप बी कंफर्टेबल इन योर स्किन, अपनी स्किन को कैरी करें, अपने फीचर्स को कैरी करें। हमारे पास इस वक्त भी लोग आते हैं क्लिनिक पे, तस्वीरें दिखा रहे होते हैं, ये एक्ट्रेस बना दें, इसके जैसी नाक कर दें, इसके जैसे होंठ कर दें, इतने बाल। बिल्कुल अभी भी इस वक्त ये मौजूद है। इस वक्त इतना मार्केट में आ गया है कि एक्स्ट्रा फिलर्स ना लगाएं, ये भी हेल्थ को नुकसान दे रहे हैं। नोज़ जॉब बिला वजह ना करवाएं। बस हर किसी को अपनी नाक में बुराई नज़र आती है। जो एक्चुअल बुराई है ना उनके ब्रेन में और उनके लिवर में, उनको वो नज़र नहीं आ रही। इसको डिटॉक्स करें। डिटॉक्स योर ब्रेन फर्स्ट, देन आपका लिवर डिटॉक्स होगा, आपकी स्किन हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, लाइफस्टाइल को कैरी करना है। असफर इतनी बातें हैं इस 2023 में भी आके, लोग कहते हैं वेट तो कम हो गया, ये दोबारा बढ़ेगा तो नहीं। ये एक सवाल बहुत आता है, ये मेरा वज़न कितने महीनों में कम हो जाएगा और इसके बाद ये दोबारा तो नहीं बढ़ेगा। आप ये बताएं कि ये कितनी अनरियलिस्टिक अप्रोच है। हम एक नया घर ख़रीदते हैं, अच्छा सा उस पर इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम उसको कुछ महीनों तक बिल्कुल साफ़ सफाई छोड़ दें तो क्या वो नया घर वैसा रहेगा? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। जब नहीं रहेगा ना, तो आपकी बॉडी आपकी प्रॉपर्टी है, इसकी जितनी केयर करेंगे ये वैसे मेंटेन रहेगी। इसको रीसेट किया, यानी आप अपने एक अच्छे आइडियल वेट पर आ गए, इसको कैरी करें, इसको होल्ड करें, मेंटेन करें। जब ये वैसे चलेगी, छोड़ देंगे
मेंटेनेंस तो हर चीज को चाहिए, घर हो या हम हो, अपनी बॉडी हो। वेट लॉस इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। इसी तरह आपकी हेल्थ, आपका कलर, आपकी स्टाइलिंग, आपके हेयर, स्किन इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। एक दफा 2 दफा करवाने से खत्म नहीं हो खत्म नहीं होती, जाता। उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते रहना पड़ता है। अब चूंकि आप दोनों का ताल्लुक खाने से है, मेजरली आप बहुत अच्छा खाना पका रही होती है और आप बताती हैं कि क्या सही डाइट रखेंगे तो हमारी ज़हनी सेहत किस तरह से सही रहेगी। मुझे एक बात बताएं है ना, कभी कभी मैं ये चीज़ देख रहा होता हूँ कि आपके जो पार्टनर्स होते हैं, लाइक यू नो योर हस्बैंड या योर वाइफ, जिन पे हम बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा होता है आपके जो जीवन साथी होता है, आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी आपके पेशेंट्स में, मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ कि ख़वातीन सिर्फ इस वजह से अपने आप को गोरा करती हैं या बिल्कुल ऐसा अपने ही है। लुक्स चेंज करती हैं कि वो मंजूर नज़र रहे? बिल्कुल ऐसा है। देखिए प्रेशर आजकल ना मीडिया की वजह से बढ़ता जा रहा है। ख़वातीन अक्सर आ जाती हैं हमारे पास ये डिप्रेशन लेके कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं गोरी नहीं हूँ, और XYZ मेरे हस्बैंड कहीं और इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएंगे। और यही होता है, ये वाइस वर्सा है। मैं ये सिर्फ सारा ब्लेम मर्दों को नहीं दे रही, ये औरतों की तरफ है। तो मर्द भी अलर्ट रहें कि उनको भी अपनी फिजिकल अपीयरेंस को, अपनी फिटनेस को देखना है। सिर्फ ज़रूरी ये नहीं है असफर के मर्द एक बहुत अच्छी सी इनकम लेके घर आ रहा है, वो अपनी फिजिकल पर्सनालिटी भी लेके घर आ रहा है, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी लेके घर आ रहा है। तो दोनों पार्टनर्स को इक्वली देखना है, लेकिन प्रेशर नहीं देना। अब यहाँ पे मर्दों के से हटके मैं औरतों की तरफ आ जाती हूँ। अगर वो औरत एक हाउसवाइफ है, उसके 3-4 बच्चे हैं, उसके पास सिर्फ पैसा है और उसके पास टाइम ही नहीं है ये सब करने के लिए, एस्थेटिक क्लिनिक से वो सीधी जाएगी अगर किचन में, तो फिर तो ये नहीं बनता ना। फिर वो मर्द अपनी बीवी को कैसे कटरीना कैफ और एंजेलिना जूली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? चले ठीक है, मैं मानती हूँ। फिर कैसे वो कह सकते हैं कि आप हिना अनीस जैसी बनी? वेरी नाइस, बिल्कुल सही तो कह रही है। थोड़ा सा देखें, इस चीज़ में ना स्पेस देनी चाहिए औरतों को भी मर्दों को भी, आपस में एक दूसरे को, कि अगर एक बेस्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, एक अच्छी इंटरेस्टिंग लाइफ चाहिए, तो दोनों सपोर्ट करें एक दूसरे को। और आप देखें कि बैकग्राउंड्स क्या हैं, मेरी बीवी कितनी कितनी तकलीफ़ों से गुजरी हुई है, तो उसको वो औरत भी देखे। एक जो स्मार्ट अच्छी औरत होगी ना, जिसको तमाम चीज़ें होलिस्टिकली लेके चलनी होंगी, वो अपनी फैमिली को भी देखेगी, अपने आप को भी देखेगी, अपनी फैमिली की डाइट को भी देखेगी और सब चीज़ों को मैनेज कर लेगी। इसके लिए एक एनर्जी और एक किक स्टार्ट की ज़रूरत है। मैं खुद एक माँ भी हूँ, एक हाउसवाइफ भी हूँ, एक वर्किंग लेडी भी हूँ। मैं तमाम चीज़ों को देखती हूँ, बहुत सारी स्ट्रेस मेरी भी लाइफ में आती हैं सारा वक्त। अभी मैं और नौरीन ये मेकअप रूम में ही बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को ये लगती हैं बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि हम सिर्फ गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं या हम स्पून फीडेड है और हमारे लिए सब कुछ चीज़ें बहुत आसान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इनको मैनेज करते हैं, हम चीज़ों को सेग्रीगेट करते हैं। मैं ये आपसे बात कहूँ सब असफर, कि कभी कभार हम अगर सैड भी होते हैं, दुखी भी होते हैं ना, तो वो दुख मनाने का, दुख को सेलिब्रेट करने का भी टाइम नहीं होता। Exactly. हम उससे भी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं उफ सॉरी, चलो ये हो गया, ओके गो फॉरवर्ड, अपने आप को मूव कहते हैं ना, फॉरवर्ड। ऑर्गेनाइज और मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत जरूरी होती है। बहुत ज़रूरी। टाइम मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। इसका आपकी फैमिली पे ना बहुत अच्छा असर पड़ता है। एक तो आप बिला वजह के झगड़ों से बच जाते हैं, बहस से बच जाते हैं, बच्चों पे कोई नेगेटिव असर नहीं आ रहा होता, आपकी अपनी स्किन भी बेहतर रह रही होती है। और जब बहस नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा ना, तो सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। और मुझे आप आपकी एक बात बताएं, इस सारे अपनी पर्सनालिटी को, शख्सियत को, मूड को, इस सबको अच्छा रखने में नींद का कितना बड़ा हाथ है? बहुत ज़्यादा हाथ है। देखिए सबसे 2-3 नींद ना करने से ना, तो 2-3 चीज़ें सबसे पहले आने शुरू हो जाती और हैं। नींद, रात की नींद। रात की नींद अल्लाह ताला ने सर्काडियन रिदम बनाई है। सनराइज होगा, सनसेट होगा। तो सनसेट होता है तो देखते हैं ना, तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग उठना और रात को जल्दी सोना, जल्दी डिनर करना, ये वेलनेस के 5 उसूलों में से सबसे पहला उसूल है कि अपने स्लीप पैटर्न को बैलेंस कर लें। और अगर आपका स्लीप पैटर्न बैलेंस्ड होगा तो आपकी डाइट भी सही रहेगी, बिल्कुल। आप अच्छा महसूस भी करेंगे, वजन बढ़ेगा भी नहीं और मूड भी आपका अच्छा रहेगा, बगैर खुशगवार बिला mood वजह, रहेगा। खुशगवार रहेगा, बिला वजह किसी से आपकी हाँ, झड़पें नहीं झगड़ेंगे होंगी। भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। है ना। थैंक यू वेरी मच। Thank you so सो much, मच। आज Asfar। बहुत ही हमारी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है। है ना। तो खैर हमारे शो का एक बहुत ही अटूट अंग है
और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हमारे साथ होंगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद मुलाकात। कसम खुदा की, बहुत दिनों बाद। शेफ नौरीन, वैसे मैं सोच रहा होता हूँ कि जब आप काम पे नहीं आती, मतलब जी। शो नहीं कर रही होती, हाँ। आप घर में फिर क्या कर रही होती? मैं दुबई में होती हूँ सर। मतलब आप वीकेंड पे भी चली गई थी? वीकेंड पे भी मेरे लगता है वीकेंड पे भी जाना होगा मेरा, माशाल्लाह। क्योंकि जब मैं यहाँ शो करने नहीं आई थी मैं दुबई गई हुई थी। वैसे तो मैं कभी भी मिस नहीं करती, ये मेरा तो एक छोटा सा घर है एंड आई लव माय होम एंड आई लव माय किचन। तो दुबई होती हूँ तो मैं यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी लेकिन ये है कि वैसे तो मैं आती हूँ, ऐसे मैं छुट्टी नहीं कर सकती। माशाल्लाह, बड़ा जेट सेट आपका लाइफस्टाइल है। जी। कभी यहाँ कभी वहाँ, ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन नौरीन, मुझे एक बात बताएं, बहुत ऑनेस्टली मैंने बहुत दफ़ा आपकी कॉन्वर्सेशन कभी सुन रहा होता हूँ किसी के साथ ना, हाँ। तो आपको ड्रामे देखने का इतना शौक नहीं है? असफर ड्रामे बहुत कम देखती हूँ, एक तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन कुछ देखती भी हूँ, जो अच्छे ड्रामे होते हैं मैं देखती भी हूँ यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे अक्सर। अच्छा, मैं तो कभी कभी वेट करता हूँ ड्रामा खत्म हो जाए टीवी पे, हाँ। फिर यूट्यूब पे मैं 2 दिन में पूरा देख लेता हूँ। एग्जैक्टली मेरा भी यही है, क्योंकि टाइम नहीं होता ना। आप एग्जैक्ट वो 8 o'clock 8:30 9 o'clock पे कैसे और हम देखेंगे? पता नहीं कहाँ होते हैं। कहाँ होते हैं मैंने खुद नहीं पता होता। तो यूट्यूब पे मैं ड्रामे अक्सर कुछ ड्रामे बहुत देखती हूँ और मुझे- 2-3 दिन में मैं खत्म कर देती हूँ। अच्छा, लेकिन TV1 खवातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं हमेशा से आप तक क्वालिटी एंटरटेनमेंट पहुंचाता है। TV1 के ड्रामे बहुत मुनफरद होते हैं और जब से TV1 का आगाज़ हुआ है, TV1 के जो सिंगल प्लेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पजीराई होती है TV1 के जो लॉन्ग प्लेज होते हैं उनकी। अभी 2 बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ चलती हैं TV1 पे, एक शहर की रातें हैं, एक प्यार के नगमे हैं। और आप हमेशा इन दोनों सीरीज़ के अंदर बहुत ही मुनफरद, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही एक सबक आमोज़ कहानियाँ देखते हैं। और मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है नौरीन, वो ये भी होती है कि TV1 के अंदर आपको बड़ा अच्छा एक आर्टिस्ट का मिक्स देखने को मिलता है। आर्टिस्टिक अच्छे- बड़े प्लेज exactly. होते हैं एंड आई पर्सनली काइंड ऑफ रियली लाइक वाचिंग देम। तो खवातीन और हज़रात, आज रात को आप देखेंगे एक बहुत ही शानदार सा प्ले जिसका नाम है गजरा। और आपने पहले गजरा का पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, और आज आप एक ऑन द होल पूरा गजरा को पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ मिला के आज आपके सामने पेश किया जाएगा रात को 8 बजे। अब चल के हम देखते हैं गजरा का एक शानदार सा ट्रेलर। बहुत खूबसूरत नाम है और आप खुद इस नाम से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। ये फूल नहीं दिया आपने मुझे, यूँ समझ लीजिए जैसे जैसे मोहब्बत की हथकड़ियाँ हैं। लेकिन तुम जो भी कलर पहनोगी इतनी खूबसूरत लगोगी। जमशेद से आपका ताल्लुक? सोलमेट्स हैं। सोलमेट्स। इसकी वजह तुम हो। मैं तुम्हारे शहर में जकड़ा हुआ हूँ। बीवियाँ होती इसलिए कि स्ट्रेस रिलीव कर सके। हम बदकिस्मती से हमारे माशरे में औरत को ही समझौते करने पड़ते हैं। जमशेद शिराजी उठो, तुम बुज़दिल नहीं। औरों का हाथ थामो, उन्हें रास्ता दिखाओ, मैं भूल जाऊं अपना ही घर, तुमको इससे क्या।
आज रात आप देखेंगे 8 बजे ये खूबसूरत प्ले जिसका नाम है गजरा। इसमें सोनिया हुसैन है और समी खान है और आयशा तूर है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत ही बेहतरीन कहानी है एंड डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय सीमा तारक खान। आप ज़रूर आज रात को देखिएगा। लिखा है इसको खलीलुर रहमान साहब ने, तो आज रात को आप खलीलुल्लाह फारूकी साहब ने, तो आज रात को आप ज़रूर 8 बजे इस प्ले को देखिएगा। चलते हैं अब किचन की तरफ। जी आज का क्या प्लान है वैसे? आज हम बना रहे हैं, प्लान बहुत अच्छा है और आज हम बना रहे हैं स्टेक्स विद मशरूम क्रीमी सॉस के साथ। वाओ। हाँ, और उसके साथ पूरा मैश पोटैटोज होगा और स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स होंगी। आपको पता है मैं कभी भी किचन क्वीन का जो सेगमेंट होता है ना, अगर वो डॉक्टर बिल्किस या हिना अनीस के बाद होता है तो मेरा दिल चाहता है कुछ नहीं खाओ। मुझे होता है यार आज मैं डाइट करूंगा, लेकिन आई थिंक स्टेक्स आर हेल्दी। स्टेक्स तो ऑफ कोर्स आप बस थोड़ा सा व्हाइट क्रीमी सॉस थोड़ा खा लीजिएगा, लेकिन स्टेक तो आप खा सकते हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर डाइट। इट्स वेरी गुड फॉर डाइट। हाँ, चाहे वो बीफ स्टेक्स हो या चिकन, लेकिन आज मैं चिकन स्टेक्स बनाऊंगी। लेकिन अब जाती तौर पे मुझे बताएं नौरीन, आपको बीफ स्टेक्स पसंद है या चिकन? मुझे बीफ स्टेक्स ही पसंद मुझे है। भी beef हाँ, steaks मुझे चिकन तो बस कभी कभी बीफ नहीं होता तो चिकन का हम थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन बीफ मेन तो स्टेक्स बीफ के ही बीफ के ही होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे तो वेल डन इतना पसंद नहीं है। हाँ। आई लाइक मीडियम रेयर, थोड़ा मीडियम रेयर। मीडियम रेयर हाँ, थोड़ा तो पसंद है चिकन में तो खैर आपको वेल डन ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा जूसी होता है तो वही, लेकिन बीफ में तो आपको वो मीडियम रेयर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आई थिंक चिकन इज गुड फॉर सैलड्स। एग्जैक्टली, सीजर सैलड्स हो गए, सैलड। सीजर सैलड हो गया, बहुत सारे सैलड्स हो गए, तो लेकिन स्टेक्स आप जब खाएंगे तो आपको ये भी अच्छा लगेगा इस वक्त। अच्छा प्लीज, अब हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बताइए। इसमें हमने 2 ब्रेस्ट लिए चिकन के, ठीक है। हमने उसको थोड़ा सा हैमर से, ये मेरे पास हैमर रखा हुआ है, इससे थोड़ा सा फ्लैट किया हुआ है, ठीक है। और मैंने उसके अंदर पेपरिका पाउडर है, आपका सोया सॉस है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर पाउडर है, ओरेगनो है एंड वो है व्हाइट पेपर पाउडर। उसके साथ मैंने इसको मैरिनेट किया और गार्लिक का पाउडर डालिएगा, नॉट चॉप गार्लिक, क्योंकि कुछ लोग चॉप गार्लिक डाल देते हैं तो वो मुंह में आएगा, लेकिन अगर आप गार्लिक पाउडर से मैरिनेट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये मैरिनेशन मैंने करके रख दिया, ठीक है। मैंने 3 से 4 आलू लिए, उसको मैंने उबाल लिया क्योंकि मैश पोटैटोज बनेगा। अच्छा, सॉरी टू कट यू शेफ नौरीन, मुझे जी। एक आपको बता रहा था कि मटन स्टेक्स खाएं आपने? मटन स्टेक्स खाएं बिल्कुल, लेकिन आप बताइए, आप पहले बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मटन स्टेक्स जो होते हैं ना, वो कुछ एक अजीब सी चीज होती है। वो मटन के स्टेक्स बनते ही नहीं है असफर। हाँ, लेकिन बट आपको पता है मिडिल ईस्ट में हाँ। अगर आप जाते हैं जी। अगर आप जाते हैं मिडिल हाँ, ईस्टर्न हाँ। कंट्रीज के अंदर, जी। तो वहाँ पे बड़ा कॉमनली आपको मिल जाता है। हाँ, मिल जाते हैं बिल्कुल लैम के अंदर। हाँ, लैम के, लेकिन मुझे पता नहीं उसमें हीक आती है असफर। हाँ, हीक आती है बिकॉज वो दैट वो चर्बी होता है ना, उसकी हीक आती है, लेकिन मेन जो स्टेक्स है वो बीफ के ही अच्छे बनते हैं। बीफ के अंडर कट के हो गए, टेंडरलॉइन हो गए, सारी चीजें ये बीफ के बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी आपको पता है ना कि कोई शख्स जो कि खुद शेफ ना हो तो वो कोशिश करता है हाँ, एक्सपेरिमेंट्स करने का बिल्कुल वो करने की। तो मटन को लेके मुझे लगता है हमेशा से जो स्टेक अगर कभी बनाने की लोग कोशिश करते हैं तो ना ही करे तो हाँ बिल्कुल। बेहतर रिवाइज है। होती है, इनके अलग स्टेक्स होते हैं ना बीफ के। जैसे मैंने फिश का स्टेक बनाया है, मैं आपको एक दिन फिश का स्टेक बना के दूंगी, आप खा के देखिए, वो भी बहुत मजे का लगता है, लेकिन मटन का मुझे कभी समझ में नहीं आता। मटन चॉप्स अच्छे होते हैं। मटन चॉप्स बेस्ट होते हैं, Best रिब्स होते अच्छी हैं, होती है, ribs अच्छी होती है, वो सब अच्छा होता excellent है। है। हाँ Ribs, आज रात को रिब्स खाओ। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। चलते हैं किचन क्वीन की तरफ। चिकन स्टेक्स। अच्छा, ये मैंने लिए थे 2 ब्रेस्ट पीसेस, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा फ्लैटन कर लिया था हैमर से, ताकि अच्छी तरह ये मतलब गल जाए, टेंडर हो जाए। हम लोग ग्रिलर पे हम जब इसको ग्रिल करेंगे। अब मैं इसकी मैरिनेशन की तरफ आती हूँ। इसमें जाएगा लाइक लेमन का जूस है, गार्लिक पाउडर है, वाइट पेपर पाउडर है, मतलब सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, पेपरिका पाउडर है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और ब्लैक पेपर पाउडर है और सोया सॉस है। इसमें हम इसको मैरिनेट करेंगे। बाकी फिर इसके साथ हम बनाएंगे मशरूम वाइट सॉस, जिसके लिए हमको बटर चाहिए, क्रीम चाहिए और आपका मशरूम्स हैं, इसमें दूध है, ब्लैक पेपर पाउडर है, वाइट पेपर पाउडर एंड गार्लिक पाउडर में ये सब इसका वाइट क्रीमी मशरूम सॉस बन जाएगा। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन की तरफ आते हैं। ये मैंने चिकन लिया, ठीक है, मैंने इसमें डाला।
अब इसके अंदर हम डालेंगे पेपरिका पाउडर अराउंड 1 टीस्पून, ठीक है। पेपरिका पाउडर गया, ये वाइट पेपर पाउडर इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। अच्छा, गार्लिक का पाउडर है, ये इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून, ठीक है। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1/4 टीस्पून, और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, ये इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून, ठीक है। और ये है ओरेगनो, इटालियन स्पाइस है, क्योंकि स्टेक्स भी इटालियन ही, इटली में ही सबसे पहले आए थे, तो वहीं की ये वो है, क्या कहते हैं, सौगात। हाँ, सौगात। ट्रू। अच्छा, ओरेगनो और ये रोजमेरी और पार्सले मिक्स किया हुआ है, ये थोड़ा ड्राई है, ठीक है। ड्राइड है, फ्रेश मिले तो आप लोग फ्रेश भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करूंगी, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ये ऑयल अराउंड 1 to 2 टेबलस्पून, ठीक है। ये इसके अंदर गया अच्छी तरह से, और ये लीमू का रस इसके अंदर जाएगा अराउंड 2 टेबलस्पून, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे लाइक दिस, यूं करके हमने मैरिनेट किया, और ये हम ऑयल इसमें थोड़ा सा डालेंगे ताकि फिर हम ग्रिलर पे रखेंगे। आपका गिफ्ट। थैंक यू। आलू। थैंक यू, ध्यान रखना इस पर, थैंक यू सो वेरी मच। इसलिए थैंक यू 3 दफा कहने का एक ही मतलब है कि किचन से चले जाए। चलें जी, अब ये मैंने ये जो मैरिनेट किया, अच्छा इसको आप लोग 30 मिनट्स वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप होल नाइट के लिए मैरिनेट करेंगे तो ये और भी जूसी बनेंगे। तो मैं ये ग्रिल पैन पे इसमें रख दूंगी स्टेक्स अपने, ठीक है। और ये हम यहाँ रख देंगे, इसको हम थोड़ा सा हल्की आंच पे करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह ये इसको हो जाएगा, और हम ऊपर थोड़ा सा हम ये ऑयल ड्रिजल करेंगे, ठीक है। अच्छा, इतने ही हमारे स्टेक्स रेडी हो रहे हैं, इतने में आ जाती हूँ मैश पोटैटोज के पास। अच्छा, ये मैश पोटैटोज है, ये मैशर है हमारे पास, ठीक है। हमने इसको अच्छी तरह से मैश किया। अच्छा, जितना गरम आलू होगा उसी वक्त आप लोग ये मैश कर लें तो उसके साथ बहुत अच्छा होगा। और साथ साथ हम इसके डालेंगे ये बटर, ठीक है। अनसॉल्टेड लें या सॉल्टेड लें, एंटायरली अप टू यू। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून, ठीक है। ये हमने बटर साथ साथ डाला, क्योंकि जब गरम आलू होंगे तो जिस तरह मैश करेंगे साथ साथ बटर भी इसमें हो जाएगा, तो बहुत अच्छा सिल्की इसका फोमी सा टेक्सचर हो जाएगा आलू का, ठीक है। ये हमने इसको मैश किया। अच्छा, साथ साथ इसके हम डालेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, और गार्लिक पाउडर, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड करना है, और ऑफ कोर्स सॉल्ट, हमने इसमें ये सॉल्ट ऐड किया। थोड़ा सा ये पार्सले हमारे पास है, ये हमने किया, हम इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे, ठीक है। शेफ नौरीन बना रही हैं इटालियन स्टेक्स, और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं, और इस वक्त शेफ नौरीन बहुत ही मज़ेदार स्टेक्स बना रही हैं। ओह माय गॉड, क्या खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू, खांसी भी आ रही है। खांसी भी। सुना आपने इसके ऊपर बटर लगा दिया? जी, मैंने थोड़ा सा बटर लगाया, थोड़ा सा से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अच्छा, ये बारबेक्यू सॉस है, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ऊपर से इसको ब्रशिंग करूंगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया है, क्योंकि बटर एंड ऑयल का थोड़ा सा बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, अरोमा बहुत अच्छा आता है। और ये ऊपर से बारबेक्यू सॉस जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसको हमने ब्रशिंग करना है। अब हम इसको एक साइड से पलटेंगे, इस साइड से, और हम इधर भी बारबेक्यू सॉस की ब्रशिंग करेंगे। अच्छा, स्टेक्स को हमेशा एक बात याद रखिएगा, 6 मिनट्स वन साइड से पकाना है, 6 मिनट दूसरी साइड से, टोटल 12 मिनट्स। इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये बिल्कुल वैसे हो जाएंगे रबरी टाइप के, ये जूसी भी रहेंगे अगर आप सिर्फ 6 मिनट दोनों साइड से पकाएंगे इसको, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, मेरा मैश पोटैटोज भी हमने तैयार कर लिया था। ब्रेक पे जब हम गए थे, मैंने 2 से 3 पोटैटोज लिए, उनको मैंने बॉईल किया, उसको मैंने मैशर से मैश किया, फिर मैंने उसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया,
2 टेबलस्पून क्रीम ऐड किया, ब्लैक पेपर पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर एंड सॉल्ट ऐड करके मैंने इसको इस तरह से क्रीमी इसका ये टेक्सचर बन गया। ठीक है, ये हमारा मैश पोटैटोज भी रेडी है। और अगर जो चीज़ी मतलब जिसको चीज़ बहुत पसंद है तो आप लोग क्या करें, अपने बोल में निकालें, सर्विंग प्लेटर में आपने मैश पोटैटोज का बेड बनाया, ऊपर से चेडर चीज़ डाल दें और उसको बेक कर दें, तो ये आपका चीज़ी मैश पोटैटोज बन जाएगा। एंटायरली अप टू यू, लेकिन मैं विदाउट चीज़ बना रही हूँ ये वाला। ठीक है, चले हम आ जाते हैं अपने स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स की तरफ। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लिया है कॉलीफ्लावर, उसके मैंने फ्लोरेट्स मतलब जो फूल गोभी होती है उसके फ्लोरेट्स मैंने काट लिए थे, अलग से निकाल दिए थे। मटर है, गाजर को क्यूब्स में काट दिया था, और ये बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स, इनको मैंने सिर्फ ब्लांच किया है, दैट्स इट। ब्लांच करके ये इस तरह से हो जाते हैं। देखिए इसका कलर चेंज नहीं हो, क्योंकि जब मैं ब्लांच करी थी तो मैंने इसमें 1 टीस्पून व्हाइट शुगर ऐड कर दिया था, शुगर क्रिस्टल्स जो होते हैं, उसकी वजह से ये अपना कलर इन्होंने नहीं खोया, एज इट इज वही कलर्स रहे इसके। चले अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये बटर जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अराउंड 1 टेबलस्पून बटर इसमें गया। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारी ब्लांच्ड वेजिटेबल्स हैं, ये इसके अंदर चली जाएंगी। ठीक है, इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर। कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है ऐसा लग रहा है मैं किसी हॉस्पिटल में आ गई क्योंकि इसका धुआं है, दैट्स व्हाई। अच्छा, मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया, इसमें व्हाइट पेपर पाउडर ऐड किया। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सॉल्ट ऐड हो गया इसके अंदर। और अब मुझे चाहिए मेरा वुडन स्पून। अब हम इसको हल्का सा सिर्फ सॉटे करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लांच्ड है, इनको गलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हम इस तरह से इसको सॉटे करेंगे। इस तरीके से हम अपने स्टेक्स को भी देख लेते हैं, थोड़ा इसको पलट लेते हैं। ये हमारा हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इस पर। लेकिन मुझे हैरत है, आपको खांसी क्यों नहीं आ रही? मुझे खांसी नहीं, बिकॉज हम शेफ हैं, मैं आदत है, आदी हो चुके हैं हम लोग। शुरू में हम भी बहुत खांसते थे इस पर, जब हम ट्रेनर्स के उसमें थे, बिगिनर्स थे, तो हम भी बहुत खांसी आती थी। मुझे बात पता है नौरीन, कभी ऐसा हुआ था कि जब आप अपनी ट्रेनिंग ले रही थी, हाँ। कोई ऐसा टाइम है जब आपने कहा कि मैं नहीं कर सकती एक दफा ऐसा हुआ था। हाँ। क्योंकि असर एक तो वहाँ पैनिक बहुत हो जाता है ना, क्योंकि शुरू में जब हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ना, तो वो जो हमारे जो हेड शेफ्स होते हैं, जो हमारे हेड पे बैठे हुए होते हैं, अब आजकल हम बैठे हुए लोगों के हेड पे, तो फिर वो बड़ा ज़रा पैनिक करते हैं। वो असल में देखें, उनकी भी गलती नहीं, वो लोग भी हमें सिखाने के लिए करते हैं, ताकि हम जल्दी जल्दी हर चीज़ करें। प्लेटिंग करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, तो उसके साथ साथ तो फिर वो ये होता है कि मैं कहा यार छोड़ दो, मुझे करना ही नहीं है, लेकिन नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग। तो फिर वही वाली बात है। लेकिन आपको पता है मैं तो हर चीज़ पैशन से करती हूँ, मेरा तो ये पैशन ही था, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करते हैं, आगे फिर हमें भी लोग बर्दाश्त करेंगे। चलें जी, ये हुआ। हमारे स्टेक्स भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा ब्रशिंग और करूंगी बारबेक्यू सॉस की। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जैसे हमारा ये रेडी हो जाएगा, हमारा ये स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स, हम इसके बाद बनाएंगे वाइट मशरूम सॉस। ठीक है, हमने वाइट मशरूम सॉस बनाना है। चले, ये हमारी वेजिटेबल्स रेडी हैं। ठीक है, हम इसको इधर रख देते हैं और हम आ जाते हैं अपना वाइट मशरूम सॉस बनाने के लिए। ये हमारा है पैन। ठीक है, सुने वो मुर्गी बद्दुआएं दे रही है आपको आप उसको भूल गई रख के बेचारी को। अच्छा, ये रेडी हो चुका है खाने के लिए। लुक्स यम्मी। देखिए ये जो मार्क्स आते हैं ना ग्रिल के, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये मार्क्स। मुझे एक बात बताएं नौरीन, ये जो अभी आपने जितना फिले लिया हुआ है जी, इसको हाफ भी तो। हाँ बिल्कुल, इसको हाफ भी बीच में से कर सकते हैं, उसको और फिर 4 बन जाते, मैंने 2 बना लिए, तो हम वो 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, कि कुछ लोगों की एपेटाइट कम होती है, एग्जैक्टली ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, स्टेक्स जब भी बनाए चिकन के तो हमेशा ब्रेस्ट पीसेस लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा थाई पीसेस के भी बनाते हैं। तो क्योंकि ब्रेस्ट पीसेस थोड़े से ड्राई भी होते हैं, थोड़ा जूसी भी होता है, थाई भी जूसी होते हैं, लेकिन स्टेक्स हमेशा ब्रेस्ट पीसेस के लीजिएगा चिकन के। ठीक है, चलें जी, ये हमारा ऑलमोस्ट डन है। हम इसका चूल्हा ऑफ कर देते हैं। ये हुआ, ये हमने थोड़ा सा और इस पर थोड़ा वो किया। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने वाइट सॉस की तरफ। अच्छा, मुझे चाहिए थोड़ा सा बटर।
बटर किधर है? ये रहा। हम थोड़ा सा इसमें बटर ऐड करेंगे, अराउंड 2 टेबलस्पून हमने बटर ऐड किया, ठीक है। बटर के साथ साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये पार्सले है, ये हमने ऐड किया। ये मशरूम्स हमारे पास है 110 बटन मशरूम, ये हमने ऐड किया, ठीक है। इसमें जाएगी क्रीम, अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे। जल्दी जल्दी हमने इसको चलाना है इस तरीके से, वरना लग जाएगा। वरना लग जाएगा, एग्जैक्टली। चलें जी, अब इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, हमारा जाएगा ये ओरेगनो, ठीक है। और ये जाएगा गार्लिक का पाउडर इसके अंदर, और थोड़ी सी लाइक पिंच कुटी हुई लाल मिर्च और नमक इसमें जाएगा, ठीक है। ये हमारा देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है। इस तरह से ये हुआ, और हम डालेंगे इसके अंदर चीज़, जो कि चेडर चीज़ हमने क्यूब्स में काट के रखी थी, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी 3 to 4 टेबलस्पून। और ये हमारा मशरूम वाइट सॉस, चीज़ी सॉस हमारा ये रेडी है ऑलमोस्ट। और वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आज जिस तरह कि हमने आपको शो के शुरू में बताया था कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है, तो हमने सोचा कि आज हम अपनी बहन को दावत देते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त हाई कोर्ट की एडवोकेट है और बहुत ही शानदार लॉयर है, हमारे साथ हैं सादिया दाऊद। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर की मेहरबान आते आते पर आ गए। चले, देर आए दुरुस्त है। अच्छा सादिया, जिस तरह के आज इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है, एक जुर्म का इंसाफ का दिन है। अभी मैं ब्रेक में आपसे बात कर रहा था, आप मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर जो एक सज़ा मिलने का वक्त है वो इतना ज़्यादा क्यों है? देखिए, एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। ठीक है। उसमें इस चीज़ को देखा जाता है कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो जाए। तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने का मकसद ये है कि अगर आप कोई बंदा है, आपने किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जो कि सही नहीं है, तो अगर हम उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते तो वो एक बेगुनाह को सज़ा हो सकती है। ठीक है। उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए है जब कोर्ट फिर उसके हिसाब से आपको जो है वो देखते हैं कि कौन जो है सज़ा के मुस्तहिक हैं, कौन नहीं है, उसके हिसाब से फैसला दिया जाता है। जजमेंट उसी हिसाब से आती है। ठीक है, लेकिन अब हमारे ये भी होता है ना कि हम लोग अपने लॉ को पूरी तरह से जानते नहीं हैं। बिल्कुल। और हमें ये भी नहीं पता, हमें लगता है कि किसी ने सज़ा की, किसी ने कोई जुर्म किया, उसको कल सज़ा मिल जानी चाहिए, उसकी स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए। पता मतलब मुझे पूरा जो साहब कहीं प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, उससे वो लोग कहते हैं कि बस ये फॉलो करने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा किसी ने जुर्म किया है। इसमें तो काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता होगा कि लोग किसी झूठे जुर्म में फंस जाते होंगे। वही, इसीलिए तो इस पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है ना। क्या किसी को बेगुनाह को, एक इंसान, एक लाइफ होती है इंसान की, ठीक है ना, आप किसी और को ऐसे जजमेंट नहीं दे सकते जब तक आप उस प्रॉपर जो जुर्म उन्होंने किया है उसके पूरे लॉस को फॉलो करते हुए आप उसको फिर जजमेंट देते हैं। उसके बारे में तमाम रिसर्चेस देखते हैं, तमाम एविडेंसेस देखे जाते हैं, क्रॉस किया जाता है कोर्ट के अंदर, ताकि पता चल सके कि कौन किस हद तक जो है वो विटनेस भी कभी कभार झूठ बोल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ों को देख के फिर फैसला आता है। अच्छा सादिया, आप अपने करियर के अंदर कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत दिल बर्दाश्ता हुई हो कि किसी बेगुनाह को सज़ा हुई हो? कुछ केसेस हमने अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस किए हैं, और कुछ चीज़ें हम प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सेक्सुअल अबडक्शंस की तरफ, अब्यूज़ की तरफ जाती हैं। सॉरी, अबडक्शन बोला, अब्यूज़ की तरफ चली जाती हैं, तो जहाँ पे ओपनली आप उस पर बात नहीं कर सकते। मगर ये है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंटरनेशनली हो रही होती है फीमेल्स की, और वो किस काम के लिए बाहर बुलाई जाती हैं, और फिर उसके बाद उनके साथ जो होता है, मेंटल ट्रॉमा में चली जाती हैं, फ़िज़िकल टॉर्चर्स में हो चली जाती हैं,
तो वो एक सोचने वाली बात आती मुझे है। बात बताएं साथी, आपको लगता है कि काफ़ी दफ़ा ख़वातीन चंद एक तबके से, सर्टन सेक्ट से खुद भी चाह रही होती हैं कि मुल्क से बस किसी भी तरीके से बाहर निकल जाए, चाहे ये रास्ता ही क्यों ना हो? हाँ, वो तो उन्हीं के साथ ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, क्योंकि फिर जब हम कहते हैं कि जब आइए कोर्ट में आइए, इसको आप जो है सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, तो वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनके रास्ते दूसरे होते हैं। आप क्लियर रास्ते से जाएंगे तो आप बोलेंगे कि मेरे साथ गलत हुआ है। आप जा रहे हैं इंटरनेशनल किसी भी मुल्क में जाते हैं, आप बिल्कुल लॉफुल मीन्स के साथ जा रहे हैं, तो आपके साथ कोई भी इलीगल बात होती है, आप एम्बेसी से पास जाते हैं कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है, ये इशू हो रहा है, सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। आप उसको और मेरे ख्याल एड्रेस से ये करते पता, हैं। ये रास्ता नहीं पता होता, वहाँ पे वो पासपोर्ट रख लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारा पासपोर्ट है, तुम कहीं पे भी गई हो तो हम कहेंगे तुम इलीगल इमिग्रेंट हो, तुम्हें जेल हो जाएगी। वो खौफ ज़्यादा इतना कर देते हैं कि वो ऑफकोर्स लड़कियाँ होती हैं, कम उम्र भी होती हैं, तो वो खौफ में आ जाती हैं। आई थिंक सादिया, आपको ऐसा लगता है एक लॉयर होने की हैसियत से कि हमें इंसाफ और लॉ, ये सारी चीज़ें किसी तरह स्कूलों में पढ़ानी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर एक छोटी सी एज में इस बात की आगाही हो? देखिए, स्कूलों के अलावा भी आप जब एक बच्चा घर में होता है तो पेरेंट्स उसको बता रहे होते हैं ना कि बेटा घर में रहने का डिसिप्लिन ये होता है, हम मार्केट जाते हैं तो इस तरह परचेजिंग करते हैं, हम रोड पे जाते हैं तो सिग्नल पे गाड़ी रखते हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस जो है प्रोसीजर को फॉलो कर रहा होता है। जब हम अपने माशरे के अंदर इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे कि भाई ये जो है सिस्टम में ये लॉ है, जब लॉ की अवेयरनेस हम ज़्यादा कर देंगे तो उसके बाद लोगों को पता चलेगा अच्छा ये लॉ है तो हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम जो है हमें ये पनिशमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से फ़ीमेल्स को अवेयरनेस ही नहीं है। उनके साथ ये मामलात हैं कि अगर उनकी शादी हो गई तो अब बस हस्बैंड के साथ उन्होंने पूरी लाइफ जो गुजारी है, उनको ये नहीं पता होता कि उनके हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड का नंबर क्या है, CNIC नंबर नहीं पता होते। अभी रिसेंटली एक केस मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी बस मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो मेरे तमाम प्रॉपर्टीज़ का मुझे कुछ पता नहीं है कि हस्बैंड की कहाँ है, पर मुझे पता है कि हैं और मैं किस तरीके से जो है उनको सू करूँ इन लॉस को, जबकि वो मुझे जो है वो 30,000 पे कर रहे हैं बेबी के लिए, और लड़की थी उनकी, लड़का भी नहीं था। तो हमने उनसे पूछा भाई आपके पास कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी हस्बैंड की, कोई डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं है आपको। अगर मैं आगे बात करती हूँ तो आपको डेफिनेटली कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्री रिक्विजिट्स होते हैं उस जगह के कि आप इस प्री रिक्विजिट्स के साथ ही वहाँ पे एंटर होंगे। पर आपको भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ही होती होगी अपने क्लाइंट से। ऑब्वियसली मैं आप अब किसी और का हस्बैंड तो नहीं साबित कर सकती। नेचुरली आप अगर कोई डिसीज़ आके खड़ा हो जाए कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स अब कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो डिसीज़ है, तो किस चीज़ को मानेगा? जाहिर सी कि भाई आपका तो डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है, आप हाथ में लेके कैसे खड़े हो सकते हैं? फिर आप उस पर ट्रायल पे जाएंगे। तो इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन लाजमी है। मैं तमाम ख़वातीन को बोलूँगी प्लीज़ अपने पास अवेयरनेस रखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके हस्बैंड का जो है CNIC नंबर क्या है, वो किस कहाँ से जो है वो रेमिटेंसेस अगर करते हैं तो किस बैंक के थ्रू कर रहे होते हैं, या आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ मौजूद हैं। और अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप उनसे तमाम डॉक्यूमेंटेशन करवाएं। आप अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएं, लॉयर्स के पास, ताकि खुदा ना खास्ता कल को आपके साथ कोई मिसहैप होता है तो आप सिक्योर तो होंगी। बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी बात, हमारे पास ये मसला आ रहा है कि मर्द हजरात लेडीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। समटाइम्स इट हैपेंस लेडीज पे या अपनी लेडीज पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये तो एक बहुत ही पुराना मसला है, अब ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा हो रहा है। हाँ, अभी कुछ ऐसी विडो ख़वातीन आ रही हैं जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कहती हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं, हम कहाँ जाएं। अगर हस्बैंड ज़िंदगी में उनके नाम पे कुछ कर देते तो इन्हें इतनी लीगैलिटीज़ में जाना नहीं पड़ता। और मेरे ख्याल से आप बैंक के थ्रू अभी भी अगर आप सेहतमंद हैं और आप ऑफकोर्स ज़िंदा हैं, सलामत है, अल्लाह मियाँ आपको रखे, तो आप बैंक जाके आप एक एयर में भी अपनी बेगम का नाम लिखवा सकते हैं। वक्त हो जाते हैं छोटे से ब्रेक का। सादिया हमारे साथ मौजूद हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको
शो में वेलकम कहते हैं। सादिया दाऊद हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं आज जस्टिस के ऊपर, इंसाफ के ऊपर। जी सादिया, डोमेस्टिक केसेस आप बहुत सारी डील कर रही होती हैं और उसके अंदर जिस तरह डिवोर्स की शरह हम देखते हैं बढ़ रही है, सेक्सुअल अब्यूज़ की शरह बेइंतहा बढ़ रही है, आप किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं इस चीज़ में? बहुत सारी फैक्टर्स आ गए हैं हमारे माशरे के अंदर। पहले तो आपके पास मोबाइल जहाँ अवेयरनेस देता है वहाँ किसी और चीज़ की भी अवेयरनेस देता है, और मेरे ख्याल से जल्दी भी दे देता है, बहुत जल्दी देता है, और नेगेटिव चीज़ के पास एक इंसान जल्दी अट्रैक्ट होता है, नेचुरली। ठीक है ना। दूसरा, कुछ हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आप किसी एक चीज़ को नहीं कह सकते, ठीक है ना। अभी एक रिसेंटली मेरे पास एक डोमेस्टिक का मैं बताती हूँ, खातून मेरे पास आई और आके कहती हैं कि मुझे बस, मेरी 35 साल की शादी है, बस आप मुझे जो है वो डिवोर्स दिलवाएं। तो मैंने उनको पहले डिवोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि डिवोर्स मर्द हजरात देते हैं, या फिर अगर आपके पास जो है राइट्स मौजूद हैं तो आप दे सकती हैं अपने आप को, अदरवाइज़ आप खुला लेती है। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई चलें ठीक है, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं? कहेंगी नहीं, मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर इन्वॉल्व हैं और उनकी एज कोई अराउंड 60+ होगी। अच्छा ठीक है, ये बात भी हो गई। उनकी बेटियां भी डॉक्टर्स थी, सब कुछ था। उन्होंने बोला नहीं, बस मुझे ही अपनी शादी डिज़ोल्व करनी, मैरिज। अच्छा, फिर मैंने उनसे आगे प्रोब किया। जब प्रोबिंग की तो पता चला कि भाई उनके पास तो ना बैकअप पे कोई घर मौजूद है, कोई प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं है, वर्किंग वुमेन वो है नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, अगर आज हम फाइल कर देते हैं, कल आप सोएंगी कहाँ जाके? दारुल अमान में। इंसान फ्यूचर सोच के काम करता है ना। मेरा काम है, मैं फ़ाइल कर दूँगी, ठीक है, जो मेरा काम बनता है। मगर जब मैंने उनकी काउंसलिंग की तो उनको कुछ समझ में आया कि हाँ, बात तो सही है कि पहले मैं अपने आप को तो कुछ बनाऊँ। उनको ये था कि मैं इस एज में अपने आप को कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने उनकी काउंसलिंग मज़ीद की कि आपने क्या पढ़ा है, क्या काम जानती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना एक बेकिंग का काम कर रही हैं और उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया कि हज़रत जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या किस तरफ है। वो अपने आप को मजबूत कर रही हैं अब, ताकि कल को खुदा ना खास्ता अगर हस्बैंड की डेथ भी हो जाती है तो वो किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं होंगी ना। खुद मुख्तार है, खुद मुख्तारी वो अपने अंदर लाइए, मगर अपनी लिमिटेशंस को देखते हुए, ताकि लोग आपको मिसाल समझ के आगे बता सकें कि ये एक मिसालें हैं। ये नहीं कीजिएगा कि आप उसको किसी और मींस में यूज़ करें। जैसे एक लड़की, अब वो बता रही हैं कि वो कोई 16 साल की लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। अब एक 60 साल के बुज़ुर्ग के साथ एक लड़की को क्या दिलचस्पी होगी? प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी। अब मसला ये कि प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी ना बेटी के नाम की है, ना जो है वो वाइफ के नाम की हुई है, उनकी नाम पे, उनके अपने नाम पर भी रखी हुई है। खुदा न खास्ता उनको कुछ होता है तो उनका कोई बेटा तो है नहीं। तो जो अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस लॉ है उसमें ये होता है कि बेटे के भी 50% होते हैं शेयर्स, 25% बेटियों के होते हैं और 1/8 जो होता है वो जो है विडो का होता है। इसके साथ शेयरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अगर उनके कोई भाई वगैरह मौजूद हैं या उनके कोई फादर मौजूद हैं तो उनके शेयर बन जाते हैं जब बेटा नहीं होता, औलाद नरीना नहीं होती। तो इन दैट सिचुएशन आपको चाहिए कि आप या तो टाइटल अपने बच्चों के नाम पे लिख दें कि मेरे डेथ के बाद ये इनको दिया जाए, या कोई ऐसी कोई आप अपने एक्सपर्ट्स लॉयर्स के पास जाइए, उनको बताइए कि कोई ऐसी विल तैयार हो या ऐसी डॉक्यूमेंटेशन करके जाइए कि आपको खुदा ना खास्ता कल को कुछ भी हो जाता है तो आपके जो बच्चे हैं उनको तमाम चीज़ें लीगली तौर पे आराम से मिल जाएं, उनको लिटिगेशन में ना जाना उन्हें कोर्ट पड़े। कचहरी के चक्रों में ना पड़ना पड़े, बिल्कुल आसानी हो, थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा, चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं हमारी डिश कहाँ तक पहुँची। हमारे स्टेक्स रेडी हो चुके हैं। असफर, मैंने व्हाइट सॉस बना लिया था, मैंने इसके ऊपर पोर कर दिया। एक तरफ स्टर फ्राई वेजिटेबल्स रख दिया, एक तरफ थोड़ा सा ब्रेड को टोस्ट करके रख दिया, हल्का सा बटर लगा के सेसमी सीड स्प्रिंकल करके, और ये हमारा व्हाइट सॉस मशरूम तैयार हो गया। मैं रेसिपी बता देती हूँ। मैंने इसके लिए 500 ग्राम चिकन लिया था, मतलब ब्रेस्ट पीस फिले 2, ठीक है। मैंने उनको फिर मैंने इसके साथ मैंने लिया था स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। मैंने चिकन को मैरिनेट किया पेपरिका पाउडर में, ब्लैक पेपर पाउडर में, व्हाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट, थोड़ा सा सोया सॉस, गार्लिक पाउडर। मैंने इसको मैरिनेट किया चिकन को। फिर मैंने हल्का सा ग्रिल्ड पैन पे जो ग्रिल पैन होता है उसमें मैंने हल्का सा बटर एंड ऑयल लगाया। फिर मैंने अपने दोनों स्टेक्स इस पर रख दिए, ठीक है। फिर मैं आ जाती हूँ वेजिटेबल्स के पास। मैंने स्टर फ्राई वेजिटेबल्स किए, लाइक फूल गोभी, गाजर, बीन्स, ठीक है, एंड आलू। उनको मैंने हल्का सा ब्लांच किया। उसके बाद मैंने इससे बटर डाला, ब्लैक पेपर पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर एंड बटर डाल के मैंने इसको थोड़ा सा सॉटे करके इसको साइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने मैश पोटैटोज लिए, 3 पोटैटोज लिए, मैंने उसको ब्लांच किया अच्छी तरह, मतलब थोड़ा सा गल गया, बॉईल कर लिया। उसको मैंने मैश किया। उसके बाद मैंने उसमें की क्रीम डाली,
बटर डाला, ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर पाउडर डाला, उसके बाद मैंने चीज़ डाली, थोड़ी सी चेडर चीज़, उसको मैंने बिल्कुल मैश करके ये हमारे मैश पोटैटोज बन गए। तो ये हमारा स्टेक चिकन विद मशरूम सॉस रेडी हो गया है। शेफ नौरीन के लिए जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया शेफ नौरीन, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। सादिया, जिस तरह डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं, कभी कोई चीज़ के बारे में अपने दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो या एक हेल्थ एक आगाही लेने के लिए कि मैं अब ये मेरी उम्र हो गई है, मुझे क्या क्या चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्या लोगों को अपने ख्याल से लॉयर्स के पास आना चाहिए ये समझने के लिए कि उनके क्या लॉज हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं ज़िंदगी में इन जनरल, जो यंगस्टर्स होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए। आप प्रॉपर्टी भी ओन करते हैं, आप अपने घर के अंदर जब रह रहे हैं तो आपको जिस तरह आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको पेपर वर्क करना है। आपका बच्चा जब दुनिया में आता है तो तभी आपके पास पेपर वर्क होता है। तो पेपर वर्क के बगैर तो आप रह नहीं सकते। पेपर वर्क कौन करेगा? तो जो मीन्स है, एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास ज़रूर जाइए, उनसे आगाही लीजिए। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होती है, आप उसकी बेसिस पे इतने बड़े क्राइम कर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। गलत डिसीजंस लाइफ में ले लेते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि हमसे तो ये गलती हो गई। जब आप इतने बड़े चीज़ें लेकर आते हैं तो फिर आप कहते हैं इसको सॉल्व करें। जब लॉ ही नहीं है तो मैं सॉल्व कैसे कर दूँ आपको? और मेरे ख्याल से हर लेवल पे लॉ की आगाही होनी चाहिए और ख़ास तौर पे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हमें अपने बच्चों को लॉ पढ़ाना चाहिए कि पाकिस्तान के लॉज क्या कहते हैं, शादी से पहले, शादी के बाद, प्रॉपर्टी को लेके एक जो नॉर्मल सिटीज़न है उसके क्या क्या लॉज हैं और कौन कौन से लॉज हैं जो फॉलो करने चाहिए और कौन कौन से लॉज हैं जो अगर फॉलो ना किए उन पे बहुत बड़ी सज़ा है। सादिया के साथ हमारी ये डिस्कशन जारी रहेगा। हम सादिया को फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द दावत देंगे ताकि लॉ के हवाले से कोई भी आपके दिमाग में बात हो जो कि क्लियर नहीं हो तो आप हमें वो सवालात भेज सकते हैं ताकि हम आपकी वो क्लैरिटी जो है उस कॉन्सेप्ट को लेके आप तक डिलीवर कर सके। सादिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ और कोशिश करेंगे कि आपको किसी नई चीज़ के बारे में आगाही दें। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।